नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खतरनाक यास तूफान उड़ीसा के बालासोर के पास तट से टकराने के बाद इसका लैंडफॉल हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल होने के बाद यह तूफान कमजोर होता जाएगा। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस तूफान के लैंडफॉल हो जाने से बिहार झारखंड के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगी, आंधी तूफान होगा, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार ये तूफान बिहार और झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। झारखंड के कई जिले, बिहार के कई जिले में 27-28 तारीख को भारी से समान बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कई जिलों में तेज आंधी तूफान, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि लगातार इस तूफान की एक्टिविटी पर विभाग के अधिकारी नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में कल 27 तारीख के बाद ये तूफान आएगा और आने के बाद निश्चित तौर पर कई जिले में भारी बारिश होगी, जिसमें पटना जिला भी शामिल है। तो वो 27 तारीख को मतलब कि अधिकांश जिलों में हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है और एक दो जिलों में जैसे कि अधिकांश वेस्ट बिहार और नॉर्थ बिहार के जो ज़िले हैं उसमें कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है एक दो स्थानों पर। और 28 तारीख की बात करें तो सेम तरीके से कहें तो सिर्फ जो साउथ बिहार और जो कुछ ज़िले हैं जो पटना के सराउंडिंग वाले ज़िले हैं वहाँ एक दो जगहों पे हैवी रेन हो सकती है और उसके साथ साथ जो नॉर्थ बिहार, एक्सट्रीम नॉर्थ बिहार है वहाँ कहीं कहीं हैवी रेन हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने कशिश न्यूज़ को बताया कि इस तूफान के कारण बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। हमने लोगों से कहा है कि आप घरों में रहें, बहुत ज़रूरत पड़े तो घरों से बाहर ना निकले, खेतों में ना जाएं, खुले आसमान के नीचे ना रहें, पेड़ के नीचे ना रहें, क्योंकि इससे जान माल का काफ़ी खतरा है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस तूफान के धीरे धीरे बिहार और झारखंड की तरफ बढ़ने के साथ ही ये कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने के साथ ही निश्चित तौर पर इसका लैंडफॉल हो जाने के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जिलों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। कई जिलों में सामान्य बारिश होगी और आंधी तूफान होगी और वज्रपात भी होगा। फिलहाल मौसम विभाग के अधिकारी पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस तूफान के हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने यह भी बताया कि इस तूफान के लैंडफॉल हो जाने के कारण बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश हो रही है। उसका असर बिहार में आज सुबह से ही देखने को मिला है। बिहार में कई स्थानों पर कह सकते हैं कि उत्तर और दक्षिणी कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। फिलहाल देखना होगा कि कल इस यास तूफान का असर बिहार में कितना हो पाता है, लेकिन इतना तो तय है यास तूफान 27-28 तारीख को बिहार के कई जिलों में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तेज हवा के साथ बारिश, वज्रपात के साथ कहीं न कहीं भारी तबाही तो नहीं लेकिन तबाही ला सकती है। फिलहाल मौसम विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य सरकार को अलर्ट भेजा है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज़, पटना। बिहार सरकार के आदेश के बाद जिलों के सभी प्रखंडों में चौलन वैक्सी बांध का जो है हरी झंडा इस कड़ी में बनवा इटहरी में भी यहाँ पर जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्र कुमार बैठा, जिन्हें यहाँ जो है वैक्सीन बांध को जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस वैक्सीन बांध में जो है कि सेवाएं दी जाएगी कोरोना टीकाकरण को लेकर के। क्या कुछ इस वैक्सीन बांध से सुविधा या फिर टीकाकरण के लिए पहल की जा रही है? टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करते हुए यहाँ से एक टीम बनाई गई है। टीम में सभी सदस्य हैं और पूरी टीम जो है घर घर जाके लोगों को टीका मुहैया कराएगी। ये चौलन टीकाकरण वाहन है। जो लोग असुविधा के कारण अस्पताल पर या स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर 45 प्लस वाले लोग जो टीकाकरण नहीं ले पाए हैं उनको जागरूक करेंगे और उनके द्वार तक जाकर के वहीं पर उन्हें टीकाकरण जो है कि दिया जाएगा। इस तरह की सुविधाएं इस चौलन टीका वाहन में जो है कि व्यवस्था की गई है। हमारे साथ डॉक्टर हैं लक्ष्मण सिंह डॉक्टर हैं, ये इनके साथ
साथ में जो वो टीम है जो गांव के जो है कि हर एक कोने कोने जाएगी और वहां के लोगों को जो है टीकाकरण करने का काम करेगी। इसके साथ ही हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर सुविधा है और गांव पहुंच करके आप 45 प्लस के लोगों को टीकाकरण के लिए जो है कि किस तरह से टीकाकरण करने का काम करेंगे। क्या कुछ साधन है इसमें और गांव पहुंच करके क्या कुछ मतलब कि टीकाकरण को लेकर के जो लोगों को जागरूक करने का काम है या टीकाकरण किया जाएगा, क्या कुछ सुविधा है इसमें? 45 साल के जो आदमी बचे हुए हैं, 45 प्लस का जो आदमी बचे हुए हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग हो चाहे विकलांग हो चाहे जो आने हॉस्पिटल आने से में असमर्थ हो, कोई विद्यालय में गया वहाँ जाने से असमर्थ हो, उसके घर घर जा कर के 45 प्लस वाले को देना है। पहला डोज जिसको नहीं पड़ा उसको देना है पहले। और इसमें कितने इसमें तीन आदमी का टीम है। इसमें मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह और मुकेश कुमार, एक एनएम है जो मिली कुमारी है। तो 3 लोगों की ये टीम है जो गांव पहुंचकर वैसे लोगों को टीकाकरण करने का काम करेंगे जो अब तक जो है फर्स्ट डोज का टीका नहीं लिए हैं, साथ ही जिनका दूसरा डोज का टीकाकरण का समय पूरा गया है उन्हें भी ये टीकाकरण लगाने का काम करेंगे। शौकत अली, कशिश न्यूज़, सहरसा। कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी से जीतने के लिए अब सरकार ने टीका एक्सप्रेस की शुरुआत कर दी है। सिवान में आज इसकी हरी झंडी दिखाई गई। लगभग 34 गाड़ियों को सिवान समरणालय से सिविल सर्जन, डीडीसी, डीपीएम, डीपीआरओ सहित तमाम अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। सिवान के हर प्रखंडों में यह जो टीका एक्सप्रेस है वो जाएगी और लोगों को प्रतिदिन 200 का टारगेट दिया गया है कि 200 लोगों के बीच कोरोना का टीका दिया जाएगा और उसी को लेकर आज यह गाड़ियां जो है रवाना हो चुकी है। प्रतीकात्मक रूप में टीका एक्सप्रेस रखा गया है। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को उनके गांव में ही वैक्सीनेशन करने के लिए इस गाड़ी को शुरुआत की गई है। ये हर पंचायत में जाएगी, प्रतिदिन जाएगी और वहां जाके वैक्सीनेशन करेगी लोगों को। टोटल कितनी गाड़ियाँ? टोटल 34 गाड़ियाँ। 34 गाड़ियाँ जी। तो सर ये जो गांव में जाएगी तो क्या रजिस्ट्रेशन करेगी या वहीं टीका देगा बिना रजिस्ट्रेशन? नहीं, बगैर रजिस्ट्रेशन हम कोई टीका नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे यदि नेट काम कर गया तो वहीं पे ऑन स्पॉट जो डेटा ऑपरेटर होंगे करेंगे, अन्यथा वो कागजात लाके पीएचसी पर उसको अपलोड कर। अब हर प्रखंडों में जाकर कोरोना का टीका देगी। पहले उनका रजिस्ट्रेशन करेगी, उसके बाद उनको टीका ऑन द स्पॉट दे दिया जाएगा। तो सरकार की ये पहल है कि हर गांव में टीका एक्सप्रेस पहुंचे और लोगों को आसानी से कोरोना का टीका मिल सके। जिस प्रकार अभी 18 से लेकर 44 तक के लोगों के लिए बुकिंग की सुविधा हुई थी, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए उसके बाद बुकिंग कीजिए, ऐसे में काफ़ी परेशानियां हो रही थी और लोगों को सही तरीके से टीका नहीं मिल पा रहा था, जिसका कारण है कि अब सरकार ने टीका एक्सप्रेस की शुरुआत कर दी है और टीका एक्सप्रेस हर गांव में जाएगी और लोगों को टीका देगी। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि यह टीका एक्सप्रेस कितना कारगर साबित होता है। कैमरामैन पारुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सिवान। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मई और जून महीने में मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी और दोनों महीने का अनाज देना 8 मई से शुरू हो गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने कशिश न्यूज़ से बातचीत में कहा कि मई और जून महीने का अनाज 8 मई से दिया जा रहा है और अभी तक 46% से ज़्यादा लोगों ने अनाज ले लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बिहार से बाहर भी जिलों में, बिहार के बाहर जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लोग अनाज ले सकते हैं, उनका ब्यौरा आकलन किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन और संक्रमण को देखते हुए मई और जून महीने में घोषणा किया था कि 2 महीने का अनाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। लोगों को यह अनाज मुफ्त मिल रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने कशिश न्यूज़ से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर लोगों के लिए हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। NFSA में जो अनाज की कीमत है वो राज्य सरकार ने उसको पे किया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अतिरिक्त अनाज है वो भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क बांटा गया है। हम लोगों ने मई का वितरण चक्र 8 तारीख से आरंभ किया था, तो मुझे लगता है कि हम लोग अगले 8 तारीख तक इसको 8 जून तक इसको पूरा करेंगे ताकि सभी लोगों को दोनों योजनाओं में मुफ्त अनाज का लाभ मिले।
खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी लगातार लगे हुए हैं और किसी भी डीलर के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अनाज जाकर लें और इसमें कहीं कोई दिक्कत होती है तो स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें। विनय कुमार ने यह भी कहा कि 8 जून तक ये पूरा अनाज बांटने का काम चलेगा और अगर 8 जून तक लोग नहीं ले पाएंगे तो इसकी तिथि और भी बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने घोषणा किया था कि प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना के तहत लोगों को मई और जून का अनाज मुफ्त मिलेगा। उसके साथ ही राज्य सरकार ने भी घोषणा किया था कि मई और जून का अनाज निश्चित तौर पर मई और जून में मुफ्त दिया जाएगा। इसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि 8 जून तक बिहार में कितने प्रतिशत लोग अनाज ले पाते हैं। अधिकारी का यह भी कहना है कि अगर लोग अनाज लेने से वंचित रह गए तो समय सीमा विस्तार किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर लॉकडाउन संक्रमण के काल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बिहार के गरीब लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत दी है और मुफ्त अनाज देकर कहीं न कहीं लोगों को उस वैसी परिस्थिति से बचाया है जिसको लेकर के लोग चिंतित रहते थे। फिलहाल देखना होगा कि बिहार के लोग 8 जून तक पूरी तरह से अनाज ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। मरगो आलम, कशिश न्यूज, पटना। मैं खड़ा हूँ, यह बोकारो का गुड साइड है। यहाँ पे अहले सुबह में जो है रेलवे बोगी लगा है, उसमें जो है एक बोगी में 1200 बोरा गिराया गया है। इसमें गेहूं का है जो गरीब लोगों को जो बांटा जाएगा, जो गरीब लोगों के पास जाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से यस का तूफान आया है उसको लेकर के जिस तरह से बोरा जो है धीरे धीरे गेहूं सड़ने के कगार पे जा रहा है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारी से खोजा गया, उसके बावजूद भी अधिकारी सामने नहीं आए। तो मीडिया के आने के बाद लगातार यहाँ के मजदूरों को लगाया गया कि इस पर जो है तुरंत तिरपाल डाला जाए, तिरपाल डालने के बाद इसको बचाया जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लगभग जो है 1200 बोरा इंटू 42 जो कहें तो जो है हजारों में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग गरीब जनता के लिए यहाँ पर ये जो गेहूं जाता, तो कहीं ना कहीं लोगों ने हम लोगों को सूचना दी कि गेहूं सड़ रहा है। इनसे डायरेक्ट चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे गुड साइड में जो है गेहूं सड़ रहा है या पानी जिस तरह से पड़ रहा है, तो ये जो गरीब को यहाँ जाने वाला है, क्या लगता है कितना गरीब का नुकसान हो रहा है? बहुत गरीब का नुकसान हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत गरीब का। लॉकडाउन है, कुली का बाड़ी नहीं मिलता किसी को काम करने के लिए, और उनके लिए जो चावल आता है सरकार के तरफ से, अब देख ही सकते हैं ठेकेदार और प्रशासन का क्या रहता है कि आप लोग आए हैं तभी लोग तिरपाल ढक रहे हैं। तो इससे पहले कोई सुनवाई नहीं थी। कल भी मैं आया था, कल भी मैंने वीडियो बनाया और अपने अधिकारियों से बात किया, ऊपर वालों को बोला कि देखिए ऐसा हो रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं। तब तो मजबूरन मुझे आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना पड़ा, तब आप लोग आए। तब देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं कितना यहाँ पर भींग रहा है और ठेकेदार और यहाँ पर प्रशासन का कितना गलती है। मैंने आप जो है कल से देख रहे हैं जिस तरह से यदि प्रशासन इसको चाहती तो तिरपाल से ढक करके इसको बचाया जा सकता था ना। आराम से कल सुबह 3:30 बजे आई है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लेबर लोग नहीं रहते, आते ही हैं, अगल बगल के लेबर रहते ही हैं। इसमें लेबर का उसमें कोई गलती नहीं है, इसमें लेबर को कोई गलती नहीं है। पर जो ठेकेदार हैं वो अगर जब तक उनको नहीं बोलेंगे तब तक वो अपने मन से थोड़ी करेंगे। ये अपने सड़ रही थी, पानी पड़ रहा है, उनको बेचना है। कि ट्रांसपोर्टर का गलती है, वो ट्रांसपोर्टर का गलती है, ट्रांसपोर्टर का गलती है, कैसे ऐसा हो जाएगा? लेबर थोड़ी कुछ करता है, लेबर का तो जो बोलेगा आज्ञा करेगा वही करेगा। ये तो हम लोग को देखना है और सबको देखना है कि क्या करना है। कितना माल आया होगा? 5000 टन, 50 बोरा है, 100 बोरा में 5 टन होता है, 50 क्विंटल, तो यहाँ पर 50,000 बोरा है तो 5000 टन है। मतलब 5000 टन, सोचिए कि लाखों अरबों करोड़ों का यहाँ पर गेहूँ बर्बाद हो गया। अब इसको होने पुने दाम में बेच दिया जाएगा फैक्ट्रियों में जहाँ बियर बनेगा। मैंने मानते हैं कि गरीब का निवाला को जो है लोग जो है, हाँ, गरीब का निवाला को तो दबाया ही जाता है। यहाँ तो गरीब को ही तो दबाया जाता है। लॉकडाउन हो गया, लोग कुछ मिल नहीं रहा है, जो भी मिल रहा है यही से मिल रहा था, वो भी ये लोग सड़ रहा है। देखिए जो तूफान का ये लोग को पहले पता था, सब पता था इन लोगों को, तब भी ये लोग मैंने कहना है कि जरूर निश्चित तौर पे मीडिया के आने के बाद जो है जिस तरह से मजदूर जो है युद्ध स्तर पर इसको ढकना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 3 बजे से जिस तरह से यस तूफान आया है, यदि ये लोग चाहते तो गेहूं को बचाया जा सकता था। लेकिन जो है गेहूं को ये लोग ये इसलिए छोड़ दिए हैं कि गरीब जनता को जो है नुकसान हो। और जो है कि कोई भी अधिकारी, FCI के अधिकारी से जब मैंने बात करने की कोशिश की तो अपने ऑफिस को ताला बंद करके यहाँ से निकलते रहे। लेकिन इसमें यह कह सकते हैं कि FCI और रेलवे के अधिकारी का भी जो है नेग्लिजेंसी है और ये लोग जो है सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कशिश के लिए संजीव कुमार, बोकारो। भगवान बुद्ध की धरती पर इस बार हम खड़े हैं और आज बुद्ध पूर्णिमा है
बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुधवार भी, लेकिन इस कोरोना के लॉकडाउन में सभी को लॉक कर दिया है। लॉकडाउन में हम कहें तो कि महाबोधि मंदिर के आसपास ये पूरी सन्नाटा है और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है, क्योंकि इस धरती पर आज से अनेकों देशों को लोग आते थे और सभी विभिन्न देश के लोग जो मेहमान आते थे उनके द्वारा विश्व शांति के पाठ किया जाता था, पूजा उनके द्वारा की जाती थी, पद यात्राएँ निकाली जाती थी, लेकिन वो सभी सुनसान पड़ गई है। यहाँ पे चहल पहल हुआ करता था, अनेकों देशों के लोग होते थे, अब भारत के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन सबसे बहुत बड़ी दुख ये है कि यहाँ के जो व्यवसाय वर्ग के जो लोग हैं, जो बिजनेस करते थे, उनका भी बिजनेस एकदम समाप्त हो चुकी है। उन बिजनेस करने वाले लोगों के घरों में दुकानें बंद हो गई है, खाने के लिए लाले पड़ गए हैं, 2 वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिल रही है, जबकि ये आज के दिन करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। जबकि जिला प्रशासन की तरफ से बीटीएमसी के द्वारा इस जगह पे फेसबुक लाइव के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हम आपको दिखा दें कि फेसबुक लाइव के लिए यहाँ से 6:30 से 7:30 बजे, 8 से 9 बजे का ये जो प्रोग्रामिंग जो है ये फेसबुक पूजा का आपको चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन जो यहाँ श्रद्धालु जो आते थे, जिनका एक आस्था होती थी कि भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, लेकिन वो सभी सुनसान पड़ गई। हम आपको इधर की तस्वीरें दिखा देते कि ये सभी दुकानें बंद हैं। लोग आसपास में जो रह रहे हैं, जिनका आस्था है, बहुत श्रद्धालुओं से लगाव है, वो बारिश में एकाध दुकान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आसपास में भीख मांगने वाले लोग भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद आज भी कोई दान दाता हमें दान देंगे तो 2 वक्त की रोटी के लिए भोजन चलेगा। लेकिन वो सारा कुछ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस लॉकडाउन में जो बिहार सरकार के जो आदेश आए हैं, जिला प्रशासन की तरफ से जो लागू करवाए जा रहे हैं, वो सभी है। दूसरी ओर सुरक्षा के जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम आज भी बरकरार है, उसमें किसी भी तरह का कोई कमी नहीं की गई है। जिस तरह से पहले महाबोधि मंदिर में सुरक्षा में जवान लगे हुए रहते थे, डटे हुए थे, उसी तरह आज भी मंदिर की सुरक्षा में किसी भी तरह का की कोई लापरवाही नहीं की गई है। सारे सुरक्षा के जवान आज भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तीसरी बार के आज के दिन जो तूफानी का जो संकेत है, तेज बारिश के साथ हवा को जो संकेत दी गई है, काफ़ी तेज़ी से तूफान चलेगा, उसे भी अलर्ट रहने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और ये मौसम कल सुबह से ही ख़राब है और इतनी ख़राब है कि हम आपको दिखा दे रहे हैं कि बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। और इस ज्ञान की भूमि पर जो अब तक जो देखी जा गई है, इसके पहले जो हुआ है, शायद आज के दिन इस बुधवार 2021 के बुधवार बुद्ध जयंती शायद इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और इसलिए लिखी जाएगी कि कोरोना काल के लॉकडाउन में सारा सिस्टम लॉक हो गया, एक भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आए, मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं गए, देशी विदेशी मेहमान इस धरती पर नहीं पहुँचे और ये सुनसान हो गई। मैं गया बोधगया से कशिश के लिए राजेश कुमार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चाईबासा के जेवियर स्कूल में, जहां पर लोगों के लिए राहत कैंप बनाया गया है। यास तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा राहत कैंप बनाया गया। तो हमारे साथ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा जी। झा साहब, क्या विशेष तैयारी है इस वक्त? तैयारी हम लोगों ने 3 सेंटर यहाँ खोल रखा है। ये जेवियर स्कूल है, एक फिशरीज कार्यालय हमारा, और धोबी तालाब के पास एक स्कूल है, जिसमें हमने पूरे बेड वगैरह की व्यवस्था कर रखे हैं। जो लोग आएंगे उनके खाने पीने की भी व्यवस्था हम लोगों ने रखा है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। सर, हाई अलर्ट घोषित किया गया है ये तीनों जिले को, कोल्हान प्रमंडल के। जरूर। तो इसमें जो नदी के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको लेकर भी क्या विशेष तैयारी की गई? हाँ, हम लोग विशेष फोकस नदी किनारे जो लोग हैं, जो लोलैंड एरियाज में हैं, उन्हीं को फोकस किया है हम लोगों ने। और कल ही से लगातार हमारी माइकिंग हो रही है और उन लोगों को सूचना दी जा रही है। हम लोग पर्सनली भी मूव किए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग आना शुरू कर दिए हैं राहत कैंप में। ये लोग आकर के रहेंगे, कोई असुविधा नहीं है। और लगातार हमारी माइकिंग चल रही है, टीम हमारी मूव कर रही है, हम खुद भी मूव कर रहे हैं। और सभी लोगों से अपील है जो खास करके नदी किनारे में है, वो लोग आकर के राहत शिविर में रुकें और सुरक्षित रहें।
जैसा कि झा साहब ने बताया कि इस वक्त राहत कैंप में तैयारियां पूरी कर ली गई है नगर परिषद की ओर से। आप ठीक मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि लोगों का आना शुरू हो गया है। अब से थोड़ी ही देर बाद स्थिति और भयावह हो जाएगी। उसी के मद्देनजर नगर परिषद चाईबासा के द्वारा यह विशेष व्यवस्था की गई है। चाईबासा में 3 ऐसे कैंप बनाए गए हैं जहां पर लोगों को राहत दी जाएगी। कशिश न्यूज के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। इसके बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद यस तूफान का आंशिक असर हालांकि कटिहार में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी मध्यम दर्जे का ये असर आप देख सकते हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं और छिटपुट बारिश भी हल्की हो रही है और हवा तेज़ चल रही है। हालांकि जिला प्रशासन इस यस तूफान को लेकर काफ़ी अलर्ट है और तमाम जो सीओ हैं ब्लॉक के और बीडीओ हैं उनसे उन्होंने संपर्क साधा है। उन्होंने वीडियो भी रिलीज किया कि किस तरह तूफान में जो है सतर्कता बरते। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है इस तूफान को लेकर। साथ ही साथ रेल मंडल की बात करें तो कटिहार रेल मंडल भी अलर्ट पे है। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया, खासकर बंगाल जाने वाली ट्रेन, सियालदह जाने वाली ट्रेन, हावड़ा जाने वाली ट्रेन, सभी ट्रेनों को रद्द किया गया। हमारा जो है प्री मानसून पेट्रोलिंग हमारा जब भी मानसून आता है एवरी ईयर हमारा सिस्टम सेफ सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। और हमारे जो जितनी भी बे साइड स्टेशन में हमारी पोस्टल स्टाफ है, एलसी गेट में है, वो सब अलर्ट है। और जब भी जिस समय आएगा उस समय जो भी सिचुएशन आएगी हम लोग पास खबर आएगी उस समय हम लोग डिसीजन लेंगे। ये हमारे तो हमेशा तैयार रहता है। हमारी जो स्टाफ जो है तूफान हो आना हो, हमारा जो मानसून पेट्रोलिंग हमेशा जब भी मानसून स्टार्ट होता है तब से हमारा चलता है। तो कहीं ना कहीं जो यस तूफान है उसका आंशिक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है उससे लगता है कि किसी बड़ी तबाही की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि ये देखना लाजमी होगा कि अगर तूफान आती है या बारिश ज़्यादा होती है तो इस दिशा में जिला प्रशासन की जो तैयारी है वो कितना कारगर साबित हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। इस वक्त हम सिवान समरनाले में हैं और समरनाले में जो नज़ारा है वो दिखा दे कि देखिए मौसम विभाग ने जिस तरह अलर्ट जारी कर रखा था चक्रवाती यास तूफान का, उसका नज़ारा सिवान में दिखने लगा है। रिमझिम बारिश से सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है और आसमान बिल्कुल जो है कि आसमान में काले बादल जो है वो छाए हुए हैं। आसमान की तरफ से अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा आसमान की तरफ दिखाएं आसमान का नज़ारा कि देखिए किस तरह जो है कि काले बादल छाए हुए हैं। और लॉकडाउन का भी जो असर है वो दिख रहा है, क्योंकि लोग जो है कि सड़कों पे नहीं है और जिला प्रशासन इसको लेकर चक्रवाती तूफान को लेकर जो यास तूफान आने वाला था उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम को ये निर्देश दिया गया है कि सभी नदियों का जो है कि वो आकलन कर ले, वहाँ किनारे किनारे पे किस तरह की व्यवस्था करनी है सभी व्यवस्थाएं करा ले। यहाँ अंदर जो पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि 1-2 लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरह मौसम ने जिस तरह करवट ली है, मौसम जिस तरह पूरा दिख रहा है कि आसमान में काले बादल छाए हुए। एक समरनाले के स्टाफ है, इनसे हम जान लेते हैं। आज मौसम जो है कि बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, बादल छाए काला बादल है, बारिश भी रिमझिम हो रही है। ऐसे में क्या लग रहा है जो यास तूफान की चेतावनी थी मौसम विभाग का, तो प्रशासन की तरफ से जो तैयारी की गई है किस तरह की तैयारी होगी आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं, तैयारी हुई है लेकिन माने अलर्ट रहने की प्रशासन द्वारा है। अगर मान लीजिए तूफान ज़्यादा तेज होता है तो कैसे हम अलर्ट हो सकते हैं? अलर्ट माने अपना सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा। सुरक्षा स्वयं करें। जी जी। लोगों से आप, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने यस तूफान के पीरियड में वो सुरक्षित रहें, बचें और अपना जो भी है वो घर में रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। क्या किस पद पर? हम एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं जिला लोक शिकायत सिवान में। तो देखिए ये मनोज कुमार थे जो एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं जिला लोक शिकायत निवारण के। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोगों को स्वेच्छा से स्वयं से बचना होगा, क्योंकि यास तूफान की जिस तरह सूचना मिली है, जिस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है और प्रशासन की तैयारी भी पुख्ता हो गई है,
प्रशासन अपने तरफ से तैयारी पूर्ण कर ली है और पूरा कहा जाए कि जो सुरक्षा व्यवस्था होता है प्रशासन की तरफ से पूरा कर लिया गया है और पूरी तैयारी हो चुकी है। कहीं से कोई अप्रिय घटना, हालांकि सुबह से अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं आई है कि कहीं कुछ हुआ हो, लेकिन प्रशासन अपने तरफ से कमर कस ली है कि कभी भी कुछ भी अगर होता है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सिवान। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने सुरक्षा के मद्देनजर 15 ट्रेनों का रद्द किया है। 15 ट्रेनों का परिचालन पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार से होने वाले ट्रेनों में जो है 9 ट्रेनों की संख्या है और 6 ट्रेन जो पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार से खुलते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। ज्यादातर ट्रेन उड़ीसा और पुरी से जुड़ी हुई हैं, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया। टाटा और उड़ीसा से जुड़ी हुई लगभग ट्रेनों को जो है पूर्व मध्य रेल ने सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया है। ये आदेश पूर्व मध्य रेल के तरफ से सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी की तरफ से जारी किया गया है और उसमें उन्होंने बताया है कि ये चक्रवात तूफान यास के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने कदम उठाया है। ये ट्रेनों का जो परिचालन रद्द किया गया है ये 26 मई से लेकर 28 मई तक इन परिचालन ट्रेनों का रद्द किया गया। इसमें कुछ ट्रेन 26 तक रद्द किए गए हैं, कुछ 27 तक रद्द किए गए और ज़्यादा ट्रेन जो है 28 मई तक रद्द किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में आए यास चक्रवात के आलोक में सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ रेलगाड़ियों को कैंसिल किया गया है। इनमें 6 ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में समाप्त होती हैं या यहां से प्रारंभ होती हैं। इसके अतिरिक्त 9 ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो हमारे क्षेत्राधिकार से गुजरती हैं। प्रमुख रेलगाड़ियों में 27 एवं 28 मई को पटना से प्रारंभ होने वाली पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, पुरी और जयनगर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। ये सभी रेलगाड़ियां 26, 27, 28 के दिन कैंसिल की गई। चक्रवाती तूफान यास को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल, उड़ीसा और जो संबंधित जो इस चक्रवात के क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से मुख्य गृह मंत्री की बात हुई है और उनमें उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर जो भी सहायता देने को लेकर बात है वो बात की है। एनडीआरएफ की टीम जो है उन जगहों पर लगाई गई है और खास लोगों से ये अपील की गई है कि चक्रवात का जो समय रहेगा उस समय जो है वो तट से दूर रहे। ये चक्रवात बिहार होते हुए जाएगा, जिसको लेकर बिहार में भी जो है मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जिन क्षेत्रों में ये चक्रवात का असर रहेगा वहाँ पर बारिश भी होगी और जो कहे जा सकते हैं बिजली भी कड़केगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर मौसम विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि इस चक्रवात के गुजरते के समय जो है वो अपने घरों पर रहें और खतरे की गंभीरता को समझते हुए घर से बाहर ना निकले। भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से और रेलवे की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि चक्रवात आने के बाद जो है किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान ना हो। इसी कड़ी में रेलवे ने अपने 15 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया है, जिसमें खासकर टाटा और उड़ीसा से जुड़े हुए ट्रेनें हैं उन्हें रद्द किया है ताकि जान माल का नुकसान जो है इस चक्रवात के दौरान कम से कम हो। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।